असदुद्दीन ओवैसी साहब, अब जो ये आदेश आए हैं इसे आप अंतरिम राहत, फौरी राहत मानेंगे या ये पूर्ण राहत में भी तब्दील हो सकती है, या दरअसल ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे वक्फ को लेकर लंबी लड़ाई है? मैं आपकी बात को अपना कर कहता हूं कि बहुत बड़ी लड़ाई अभी लड़ना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और तमाम जो लोग भारत में सेकुलरिज्म को और संविधान के फंडामेंटल राइट को मानते हैं। मैं बड़ा कॉशियसली ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज के बाद लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा संदीप साहब, तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो जितने एनक्रोचर्स हैं वो आज की तारीख में मालिक बन जाएंगे। अभी सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट है जो इस एक्ट से पहले और इस एक्ट के बाद वो वक्फ से निकल जाएंगे और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा भारत के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जो अब एक खोजा के यतीम खाने पर अपना घर आलीशान बंगला बनाए हैं। आप मुकेश अंबानी का जिक्र कर रहे हैं, एंटिलिया का। 5 साल मुझे हाँ बिल्कुल, 5 साल मुझे किसी को प्रैक्टिसिंग मुसलमान दिखाना पड़ेगा, वो आज से लागू हो जाएगा। तो आप बताइए संदीप साहब के कोई महिला को कैसे बता पाएंगे आपके प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। 5वां, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज जो अब गवर्नमेंट में चले जाएगी, वक्फ बोर्ड का नुकसान हो गया, वो कस्टोडियन में चले जाएंगे। 6ठा, पोर्टल आज से टाइम टिक होना शुरू हो गया, 6 महीने के अंदर जितने वक्फ उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, अब जो नहीं हुए उसका क्या होगा। तो और फिर जो रूल्स केंद्र सरकार बनाएगी वो फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। तो इसमें बहुत सी चीजें आज भी वक्फ को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो हमको अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे। हम शुरू से कह रहे थे कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। वो एक कहावत है, बड़ा ये देसी सी कहावत है, उसका मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा कि उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। पहले आप कह रहे थे देखिए ये निजी हस्तक्षेप हो गया, मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कोने में पटका जा रहा है। अब अदालत यहां पर जो असल जहां दिक्कतें थी कि भाई वक्फ में गैर मुसलमानों को जगह क्यों दी जाएगी, जो वक्फ बाय यूज की संपत्ति है उसे डी नोटिफाई करने का हक क्यों दे दिया जाए, या कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी की तफ्तीश करने लगे तो उसे ब्लॉक कर दिया जाए। इन सब चीजों पर रोक तो लगा दी ना, आप उसका स्वागत नहीं करना चाहेंगे? ज्यादा नकारात्मक नहीं हो रहे हैं क्या आप? सर मैं नहीं, हम दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं। ये एक इंटरिम ऑर्डर है। क्या पूरे बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया? नहीं दिया। अब फिर सुनवाई होगी। तो सर हमको देखिए, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मैं कहां से कह रहा हूं बताता हूं आपको। हम पुकार रहे थे कि 6 दिसंबर के दिन आप कार सेवा करने मत दीजिए, मगर सुप्रीम कोर्ट को किसी ने जाकर वादा किया कि हम कुछ नहीं करेंगे। नतीजा क्या निकला? तो इसीलिए हमको बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। और जहां तक मेरी राय है, हमारी लीगल अभी जंग बाकी है, क्योंकि उसमें ऐसे कई प्रोविजंस है जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। उससे कंप्लीटली वक्फ प्रॉपर्टी लूज करेगा वक्फ बोर्ड। यह मत समझिए कि वक्फ प्रॉपर्टी बच रही है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर देकर जो कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, और जितने वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, नोटिफाइड हैं, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी है, उनका डिलीशन नहीं होगा। ठीक है, मगर उसमें दूसरे जो 40 ऑड अमेंडमेंट्स हैं जो पूरे के पूरे वक्फ को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया गया, उसका क्या होगा? क्या वक्फ को लेकर कुछ गोरख धंधे नहीं हो रहे थे? कुछ ऐसे गैर वाजिब क्लेम्स नहीं किए जा रहे थे कि संसद जो है, संसद के आसपास की जमीन ये भी वक्फ की जमीन है, या प्रयागराज में कुंभ का मेला हुआ 55 बीघे जमीन वो वक्फ की है? इस तरह के दावे भी किए जाते हैं। संदीप साहब, दुनिया में बहुत से दीवाने लोग हैं जिनकी रहने की जगह मेंटल हॉस्पिटल है। तो ऐसे दीवाने कोई बकवास बात कर देते हैं तो आपको ये जेब नहीं देता कि आप उन लोगों को जिनको अपने बारे में होश नहीं है वो बकते रहते हैं बकवास। मैंने आपको एक प्रोग्राम में कहा था कि हैदराबाद में हमारे पास एक ज़हीन आदमी है, वो क्या क्या कहते हैं आपको मालूम। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद अगर वक्फ बाय यूज निकाल दिया जाएगा
तो वो मस्जिद चले जाएगी। वो आज भी मैं उस पर स्टैंड करता हूं। दिल्ली में 120 प्रॉपर्टीज हैं जो दिल्ली एलडीओ के पास हैं। अगर ये लॉ बरकरार रहेगा, अभी तो स्टे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो चले जाएंगी। हाँ। आज दिल्ली में 180 इंट्रीम रिलीफ मिला है। इंट्रीम रिलीफ मिला है। इसको देखिए, लीगल लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। अगर मैं खुशी से पागल हो जाऊं तो वो मेरा पागलपन है। हमको बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा कि देखिए 48 के करीब अमेंडमेंट्स हैं। एक एक अमेंडमेंट के खिलाफ 44 अमेंडमेंट्स के खिलाफ मैंने रिसेंट रिपोर्ट दी है। आज भी कलेक्टर कहेगा किसी मुतवल्ली को कि तुम अगर ऐसा काम नहीं करोगे तो तुमको 6 महीने की सजा मिलेगी। तुम वो कलेक्टर होता कौन है भाई किसी मुतवल्ली को बोलने के लिए कि ऐसा काम नहीं करोगे? कुछ भी लिख देगा, अनाप शनाप बोलेगा ऐसा कर दो। तो वो प्रोविजंस है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। अब आप देखना ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ का नुकसान होगा। तो ये सब चीजें आज भी मेरे गर्दन पर तलवार लटक रही है। ये मत समझिए कि मैं तलवार मेरे गर्दन पर नहीं लटक रही है। नहीं, आज भी लटक रही है तलवार। नहीं, वो आपकी आशंकाएं अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो कानून है, और ये मैं दर्शकों को बता भी दूं, उम्मीद, सरकार ने इसका नामकरण उम्मीद किया है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी कि उम्मीद की किरण कुछ आपकी जगी है या नहीं, जो इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट करता दिखाई दे रहा है? देखिए, उम्मीद का नाम तो एक फ्लावरी लैंग्वेज है। ये सब इस कानून के जरिए सरकार वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बड़ा एक दिलकश, दिल फरेब नाम दे दिया है, उम्मीद। अरे भैया, तुम 11 साल से मॉब लिंचिंग को रोक नहीं लगा रहे हो। तुम 11 साल से धर्म संसद के नाम पर अनाप शनाप बका जा रहा है, बुलडोजर इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, ना आपके अलाइज के पास है। उसके बावजूद भी तरफे तमाशा ये है कि आप बड़ी बेहयाई के साथ आकर कहते हैं कि उम्मीद जगा रहे हैं। कौन सी उम्मीद जगा रहे हैं भाई? नहीं, पर जब चीफ जस्टिस, आप कौन सी उम्मीद जगा रहे हैं? आपका कौन सा, प्लीज हियर मी आउट ओवैसी साहब, जब कोर्ट 3 जजों की जो ये बेंच थी, वो सवाल पूछती है सरकार से, सॉलिसिटर जनरल से, कि भाई ये कौन सा तुक है, कौन सा लॉजिक है कि मुसलमान, ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है, उसमें गैर मुसलमानों की जगह क्यों दी जाए? ये तो बाकायदा पूछा गया ना, और कहा गया ओनली मुस्लिम मेंबर्स शुड बी अपॉइंटेड। कहा गया, ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सेप्ट फॉर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, दोज हु आर ऑन द बोर्ड्स बिकॉज ऑफ देयर ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशंस, हु मे बी ऑफ एनी रिलीजन। ये तो आप मांग कर रहे थे। आपकी सुनवाई तो आपकी समस्याओं, दिक्कतों का संज्ञान लेता दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, देखिए, मैं इसको बड़ा कॉशियसली लेता हूँ। हम तो 6 महीने से जॉइंट वर्किंग कमेटी में पूरे मेंबर्स हम लोग पुकार कर कह रहे थे कि गलत कर रहे हो नॉन मुस्लिम का अपॉइंटमेंट। हम वक्फ बाय यूज़र के बारे में कह रहे थे कि देखो, राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया। आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जो कानून होता है, ऐसा लेजिस्लेशन नहीं ला सकते जिससे आप ओवरटर्न कर दे जजमेंट को पूरा। हम तो बोल रहे थे ना। अब तो उन बीजेपी के प्रवक्ताओं को आपके सामने बैठकर जो चीखे मार मार कर कह रहे थे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते, अब उनको पूछना चाहिए। जितनी बातें हमने कही थी तो पार्लियामेंट तो के अंदर, तो ऐसा नहीं है, कोई अंधेर गर्दी नहीं हो रही है, तानाशाही कर रही है, ब्रूट मेजॉरिटी का फायदा उठा रही है सरकार, ऐसा नहीं है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी है। और आपने एक और सवाल उठाया था कि भाई ये कलेक्टर को इतनी ताकत क्यों दी जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने वो भी सवाल पूछा कि भाई इज इट फेयर इवन बिफोर द कलेक्टर डिसाइड्स एनीथिंग द प्रॉपर्टी कांट बी सीन एज वक्फ। यही आपका एतराज था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, सीजीआई साहब ने जितने सवालात पिटिशनर से किए, जितने रेस्पोंडेंट से किए, वो सब बिल्कुल वाजिब हैं वो, और वो ओरल ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट के। और मैं कल सुप्रीम कोर्ट में था, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो सवालात किए वो बड़े फेयर हैं, बड़े फेयर सवालात उन्होंने सरकार से किए, पिटिशनर से भी किए। मगर जो बीजेपी बाजा बजा रही थी, जो बीजेपी हमारे हिंदू धर्म के भाई बहनों को झूठा प्रोपेगेंडा कर रही थी, अब वो जवाब देना, क्या बोलेंगे इस पर।
संदीप साहब, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को खो रहा हूं। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रोक नहीं है, ये लोग गवर्नमेंट के कस्टडी में आ जाएगी, मैं उसको खो रहा हूं। रूल्स बनाएंगे, ऐसे रूल्स बनाएंगे जिससे वक्फ प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। ट्रस्ट हैं जो इस एक्ट से पहले ट्रस्ट हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 6-8 महीने पहले एक ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि ट्रस्ट होगा तब भी वक्फ होगा, वो पूरे ट्रस्ट निकल जा रहे हैं। आप देखिए कि हम ये खो भी रहे हैं, बड़े पैमाने पर हम खो भी रहे हैं। पर और चरणबद्ध तरीके से आपको लड़ना पड़ेगा ना। हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी। ये जो शुरुआती दौर है, और जो अदालत ने आप लोगों से, याचिकाकर्ताओं से कहा भी है कि भाई अब लिमिट कर दीजिए, भाई इतना नहीं, 150 याचिकाएं हैं, 72 लिस्टेड हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या याचिकाकर्ता भी कदमताल करते दिखाई देंगे? आपका भी समन्वय होना चाहिए, या कंपेटिटिव पॉलिटिक्स भी है कहीं ना कहीं? नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि उन सिर्फ 5 पिटिशंस होंगे, और हमारे फाजिल वकील एजाज मकबूल साहब को जिम्मेदारी दी गई कि वो 5 पिटिशनरों को फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट को देंगे। बहुत अच्छा है, वो हम उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि इतने पिटिशंस आएंगे तो रिपीटेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया, हम उसका यकीनन सही फैसला तो मामला देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भी, उस और आपने इशारा किया होगा वैसी साहब, ये ना हो कि ये मामला लटकता चला जाए। पर क्या है कि ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर भी है कि ठंडे बस्ते में तो नहीं जा रहा है ये पूरा वक्फ का कानून। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, 5 मई अगली तारीख तय की गई है, और 13 मई को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जो 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, वो रिटायर होने वाले हैं। ये कहीं ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा? मैं वो वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, बट अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, यू हैव हिट द नेल ऑन द राइट स्पॉट। इंटरिम रिलीफ है, फिर ये देखिए, इंटरिम रिलीफ को अगर हम कामयाबी समझ लें तो अभी तो कोर्ट का केस चलेगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज भी हमारे सरों पर तलवार लटक रही है, आज भी हमारे सरों पर तलवार लटक रही है, और हमारी लड़ाई उस वक्त तक होनी चाहिए जब तक कि बिल वापस नहीं हो जाता है। क्योंकि ये 1, 2, 3 प्रोविजंस का सवाल नहीं है। जितने 2013 में या 95 एक्ट में था, उस सरकार ने पूरे को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के जजमेंट को उन्होंने ओवरटर्न कर दिया। जो काम वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं कर सकते थे, वो इस एक्ट के तहत करना चाह रहे थे, इस कानून के तहत। तो ये सब चीजें हमको समझने की जरूरत है। तो मतलब आखिरी सवाल, इफ आई हैव अंडरस्टूड यू परफेक्टली ओवैसी साहब, दरअसल बात यह है कि 2-3 प्रावधानों पर एक अंतरिम रोक लगी है, बाकी कानून जस का तस है। अगर यह मामला ऐसे ही अटकता भटकता रहा, 5 तारीख को सुनवाई होती है, क्या 10 मई 12 मई तक फैसला आ जाएगा? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं 13 मई को, उसके बाद नई बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन वो जरूरी हो जाएगा, तो कानून लागू भी रहेगा, 1-2 प्रावधानों पर रोक लगी रहेगी। ये आपका डर है क्या? आखिरी सवाल सर, मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग के ऊपर तबसरा नहीं करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरिम रिलीफ का ऑर्डर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होगी और इसके ऊपर फैसला आएगा, ये हम उम्मीद करते हैं।